ये अभी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी महाराज या संभाजी। कि जी। शिवाजी महाराज ने खुद संभाजी महाराज को कैद किया था। बाद में संभाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ मिलकर बीजापुर के नवाब के साथ भी लड़ाई लड़ी। तो हिंदू मुसलमान का मामला तो मुझे कहीं भी दिखता नहीं है। औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को गिरफ्तार किया तो इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन खुद शिवाजी ने अपने बेटों को गिरफ्तार किया तो कहीं कोई तस्करा नहीं। जैसे आरएसएस के सर संघचालक लिखते हैं, उनको शराब और औरतों की लत थी। औरंगजेब ने जैसे संभाजी को हराया तो उसने कहा कि भाई तुम मुसलमान बन जाओ। अभी जो फिल्म आई है छावा, आपने देखा है, इसमें ऐसा क्या बताया गया है? डेफिनेटली उसने 12 से 15 मंदिर तोड़े, पर मंदिर तोड़े जाने का जो कारण था वो धर्म नहीं। औरंगजेब आलमगीर ने अपने 50 साल के दौर में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया और उसमें अक्सरियत मेजोरिटी हिंदुओं की होती थी। उनकी जो पहली प्रेमिका भी थी उनकी। हाँ, प्रेमिका भी थी। औरंगजेब के समय 24% है, अंग्रेजों के जाने के समय 4% है। अंग्रेजों अब आप बताइए, अशोक सम्राट बना, बाद में बुद्ध धर्म स्वीकार किया, उसने अपने कितने भाइयों को मरवाया सत्ता के लिए। 99 का जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके पहले सबसे पहले तो बाबर को ही बदनाम किया गया था। बाबर की औलाद के रूप में भारत के मुसलमानों को ही किया गया था। अभी क्योंकि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, संभाजी महाराज औरंगजेब के साथ मिलकर लड़े थे। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मारूफ हिस्टोरियन जनाब डॉक्टर राम पुनियानी साहब। इस वक्त औरंगजेब आलमगीर को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वैसे शुरू से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर पेश किया गया और हालिया दिनों में तो एक एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया महज इस वजह से कि उन्होंने औरंगजेब आलमगीर को जालिम बादशाह तस्लीम नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है मशहूर हिस्टोरियन डॉक्टर राम पुनियानी जी। उनसे जानेंगे कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर इतना तनाज़ो क्यों, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों, उनका जो दौर था वो कैसा था और क्यों लगातार हंगामा बर्पा किया जाता है। डॉक्टर राम पुनियानी साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि तारीख में इतने सारे बादशाह गुजरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तनाज़ो शुरू से औरंगजेब आलमगीर पर ही होता है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक राजनीति है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद हुई और 1857 की क्रांति, लड़ाई, विद्रोह के बाद उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, तात्या साहब टोपे, झांसी की रानी। और बाद में जब ये क्रांति असफल हो गई तो अंग्रेजों ने उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि बहादुर शाह जफर इसके लीडर थे, तो बहादुर शाह जफर को और उसके बहाने मुसलमानों को टारगेट किया और भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के चलते उन्होंने ऐसा इतिहास लिखाया जो मुसलमान राजाओं को ज्यादा एक क्रूरता के रूप में पेश करता था। अब औरंगजेब के पहले आपको थोड़े दिन की बात बता दूं कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उसके पहले सबसे पहले तो बाबर को ही इतना बदनाम किया गया था। बाबर की औलाद के रूप में भारत के मुसलमानों को ही किया गया था। अभी क्योंकि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और औरंगजेब के जो संभाजी का संबंध है वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा है तो इसके लेके एक एक घटना को लेके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लो अप, बहुत ज्यादा विस्तार में बताते कि भाई देखो ये कितना क्रूर था, जिसने कितने मंदिर तोड़े। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, हम एक एक चीज को ले सकते हैं। तो औरंगजेब में ऐसा था कि वो पहला मुगल बादशाह था जिसकी सल्तनत दक्षिण भारत में भी बहुत बड़ी थी और दिल्ली सल्तनत उनके राज में ही सबसे बड़ी हुई। और उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें की है जो मैं एक एक करके हम सवाल जवाब में ले सकते हैं। और मुख्य कारण यही है कि एक तो महाराष्ट्र का मुद्दा है, महाराष्ट्र का मुद्दा, यहाँ इनकी कब्र भी है, संभाजी महाराज से इनकी लड़ाई भी हुई थी और एक जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर का सवाल भी है। तो सबको मिला जुला के एक ये जिसको कहते हैं खराब व्यक्ति के रूप में उनको कोई तो भी दुश्मन प्रोजेक्ट करना है सांप्रदायिक राजनीति को तो इस बार उन्होंने औरंगजेब को उसके लिए चुन लिया। वैसे भी औरंगजेब के निशाने पर रहा है हमेशा।
जी, डॉक्टर पुनियानी जी, आपने कई सारे इश्यू का तज़किरा किया और सब पर आगे बातचीत करेंगे। अभी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, औरंगज़ेब वर्सेस शिवाजी महाराज या संभाजी। तो औरंगज़ेब के दौर में शिवाजी या जो मराठा सल्तनत थी, उसकी क्या हैसियत थी और किस तरह के उस वक़्त के हालात थे दोनों के दरमियान? पहली बात तो ये देखिए कि शिवाजी महाराज की आपने बात की। शिवाजी महाराज ने अपने जो राज्य की शुरुआत की, उसमें सबसे पहले उनकी लड़ाई चंद्रराव मौर्य से हुई। फिर जब शिवाजी महाराज का राज्य का विस्तार हो रहा था, तो औरंगज़ेब ने उनको रोकने के लिए खुद की सेना को भेजा, और उस सेना का जो सेनापति था, वो था राजा जय सिंह। और ये राजा जय सिंह ही थे जिन्होंने उनको मनाया कि आप औरंगज़ेब के दरबार में चलो। तो उनके ताल्लुकात पे तो ऐसे ही है कि औरंगज़ेब दिल्ली का शहंशाह था, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में अपने राज्य की स्थापना कर रहे थे। तो महाराष्ट्र उन्होंने शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि देने की मंजूरी दी, पर शिवाजी महाराज खुद का राज्य चाहते थे। ये उनकी खास बात थी, और इसी के लिए दोनों की मुठभेड़ भी हुई। और शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब को कई पत्र भी लिखे कि धर्म अलग जगह होना चाहिए, राजनीति अलग जगह होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमेशा वो लड़ते ही रहे हों। शुरू की लड़ाई के बाद जो उनमें एक बार संधि भी हो गई थी, पुरंदर की संधि उसको कहते हैं। पर हाँ, संभाजी महाराज के आने के बाद, ये संभाजी महाराज का थोड़ा-सा जो एक ही इतिहास बताया जाता है, उसके पहले ये बता दूँ कि जी। शिवाजी महाराज ने खुद संभाजी महाराज को कैद किया था। क्यों? वो उनके चाल-चलन के लिए। फिर शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनके राज्य का विभाजन 2 भाग में हो। एक केंद्रीय भाग रायगढ़ वाला, जो वो अपने दूसरे बेटे राजा राम को देना चाहते थे, और जो बाहरी भाग था, वो संभाजी महाराज को देना चाहते थे। तो संभाजी महाराज ने जब ये सुना, तो वो उस समय कैद में थे, पुरंदर इधर की कैद में थे, तो वो वहाँ से भाग के आए और रायगढ़ के किले पर उन्होंने अपना अधिकार जमा के खुद को गद्दी नशीन कर लिया। तो बीच में संभाजी महाराज और औरंगज़ेब, इनका साथ भी रहा। और यानी जब वो उनको संभाजी महाराज उस समय छोटे थे जब शिवाजी महाराज ने उनको कैद भी किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिली-जुली हैं। साथ रहा तो एक मतलब बात, क्या है कि औरंगज़ेब और संभाजी का साथ रहा, मतलब औरंगज़ेब ने सपोर्ट किया संभाजी को क्या अपनी सल्तनत के विस्तार के लिए? दोनों ने मिलकर बीजापुर के महाराज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसमें संभाजी भी औरंगज़ेब के साथ थे। औरंगज़ेब की फ़ौज तो बड़ी थी, वो शहंशाह था। इनको 7 हज़ारी का मनसब दिया गया था संभाजी को। यानी औरंगज़ेब औरंगज़ेब की के तरफ। प्रशासन, हाँ, औरंगज़ेब के प्रशासन में 7 हज़ार का मनसब दिया गया था। और वो दोनों बीजापुर के नरेश के खिलाफ संभाजी महाराज औरंगज़ेब के साथ मिलकर लड़े थे। तो यानी कोई ये धर्म के आधार पर दुश्मनी नहीं थी। औरंगज़ेब अपनी और तौर से देख रहा था कैसे मैं राज्य का विस्तार करूं। संभाजी महाराज अपनी तौर से देख रहे थे कि मैं अपने राज्य को कैसे बचाऊं, कैसे इसका विस्तार करूं। तो इसको उन्होंने लोगों ने एक हिंदू मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया है। मराठाओं के साथ शुरू में औरंगज़ेब की काफ़ी संधियां हुई, उसके आधार पर वो लोग चले भी सही। अच्छा, बीजापुर की जो सल्तनत थी, वो भी तो मुस्लिम सल्तनत थी, आदिल शाही सल्तनत गालिबन। तो उससे संभाजी औरंगज़ेब मिलकर के लड़ रहे थे। आपने ये भी कहा कि जी, संभाजी को शिवाजी ने गिरफ्तार किया था। औरंगज़ेब ने अपने वालिद शाहजहाँ को गिरफ्तार किया, तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन खुद शिवाजी ने अपने बेटों को गिरफ्तार किया, तो कहीं कोई तज़किरा नहीं। हाँ, ये कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि अभी-अभी मैं ये पूरा स्टडी कर रहा था। तो क्या था, संभाजी काफ़ी उनका स्वभाव जो था काफ़ी गुस्से वाला था। और जैसे आरएसएस के सरसंघ चालक लिखते हैं, उनको शराब और औरतों की लत थी। तो इस कारण शिवाजी महाराज ने नाराज़ होकर उनको कैद किया। बाद में खैर वो उससे छूटे भी सही, और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये उल्टा मामला हो गया, आपने सही पकड़ा इसको, कि औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैद किया था, या शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को ही कैद किया। बाद में संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब के साथ मिलकर बीजापुर के नवाब के साथ भी लड़ाई लड़ी। तो हिंदू मुसलमान का मामला तो मुझे कहीं भी दिखता नहीं है। तो ये तो बड़ी बात हो गई ना, आज के दौर में संभाजी को औरंगज़ेब का बिल्कुल हरीफ दिखाया जा रहा है। एक तरफ औरंगज़ेब, एक तरफ संभाजी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। आप तारीख के हवाले से बता रहे हैं कि संभाजी औरंगज़ेब की निगरानी में लड़ाई कर रहे थे अपनी सल्तनत के विस्तार के लिए। वालिद ने उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था।
अच्छा, शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि वे गोरिल्ला जंग लड़ रहे थे। औरंगज़ेब की सल्तनत के ज़माने में वो अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहे थे। उनके वालिद के ताल्लुक से आता है कि वो औरंगज़ेब की हुकूमत में ही एक सीनियर फौजी ऑफिसर थे। नहीं, औरंगजेब की फौज में नहीं थे। इनके पिताजी जो थे वो आदिल शाह के इसमें एक बड़े सूबेदार थे। और जी, जी। शिवाजी महाराज ने खुद का ही राज्य स्थापित किया। पहले उनका राज्य नहीं था, उन्होंने ही जी, अपना राज्य का स्थापित किया। और वो इस बारे में कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अब ये तो बात और है कि राजा जयसिंह जो औरंगजेब की तरफ से आए थे, उन्होंने शिवाजी को कन्विंस किया या कॉर्नर किया कि तुम चल के औरंगजेब से मिलो। वहाँ औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को 5 हजारी वाले मनसब की लाइन में खड़ा किया। तो शिवाजी महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये तो मेरे दर्जे से बहुत कम है। उन्होंने वहीं झगड़ा हो गया और औरंगजेब ने उनको कैद कर दिया। शिवाजी महाराज का बेटा भी उनके साथ था, संभाजी। तो दोनों कैद में थे और वो कैद से छूटकर भागे। कैद से कैसे छूटकर भागे? किसी ने भगाया, अपने दम पर भागे, औरंगज़ेब ने इनको आज़ाद किया? क्या है पूरी तारीख़ ये? इसके बारे में एक जो लोकप्रिय नैरेटिव है वो तो ये है कि शिवाजी महाराज उस समय जब कैद थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टोकरियों में दान देना शुरू किया। उन्होंने पहरेदारों को बताया कि भाई मुझे बीमारी है और मैं दान देना चाहता हूँ। तो रोज टोकरियां भर के जाती थी मिठाई की। तो शुरू में तो चौकीदार उसको चेक करते थे, बाद में उन्होंने चेक करना बंद कर दिया और उसी टोकरी में बैठ के शिवाजी और संभाजी ये भाग निकले। ये एक कहानी है और उसका ऐतिहासिक स्रोत तो मुझे मिला नहीं है। और जहाँ वो कैद थे वो भी राजा जयसिंह का ही किला था। अच्छा, औरंगज़ेब के किला में नहीं थे, राजा जयसिंह के किला में कैद थे वो। राजा जयसिंह तो पूरे पूरे औरंगजेब के साथ मिले हुए थे जी। ना। तो राजा जयसिंह का कहीं नाम नहीं आता कि राजा जयसिंह ने कैद किया। अगर औरंगज़ेब ने गलत किया शिवाजी के साथ, तो राजा सिंह सब कुछ करने वाले थे। राजा सिंह पर कोई सवाल नहीं, कहीं कोई तस्करा नहीं। देखिए ये ऐसा है कि भारत में जो इतिहास है, तारीख जो है, उसमें क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने जो इसकी नींव डाली, पहले तो राजाओं को उसके धर्म से जोड़ा, जो बात गलत है। राजा तो सत्ता और संपत्ति के लिए राज करते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया कि खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ जो बातें थी उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, क्योंकि उनको लगता था अभी तक यहाँ मुसलमानों का राज है तो मुसलमानों के प्रति लोगों की वफादारी होगी, तो उसकी वफादारी को अपनी तरफ जीतना है तो इन राजाओं को ज्यादा बदनाम करो। तो उसी में फिर जो ये हुआ कि सभी राजाओं को उन्होंने जो जिस प्रकार से इतिहास लिखाया, एक तो उन्होंने धर्म को सेंटर में रखा जो नहीं है। राजा जो अपने पॉलिसी लेता है उसमें 10 चीजें शामिल होती हैं: राज्य का विस्तार, लगान का विस्तार, संपत्ति का विस्तार और उनके जो अधिकारियों का सवाल। धर्म कहीं आखिर में छोटा मोटा फैक्टर करके आता है, उसका ज्यादा ये नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, जी। खास बात यह है कि औरंगजेब के दरबार में जो हिंदू राजा थे, उनके वफादार, उनकी संख्या बाकी मुगल राजाओं से ज्यादा थी और वो थी 33%। ये मैं किसके हवाले से कह रहा हूँ? एक प्रोफेसर अथर अली हैं, उनकी स्पेशल किताब है जिसमें उन्होंने सब मुगल बादशाहों के दरबार में कौन कौन लोग काम करते थे उनका परिचय करके दिया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ऐसा उन्होंने करके दिया। एक जी। दूसरा, उन्होंने जो अपने औरंगजेब राजा था और उसने देखा कि मैंने इतनी विरासत में इतना सा राज्य मुझे आया है, मुझे और बढ़ाना है। उसकी वो एम्बिशन थी, इसलिए वो दक्षिण में आया, दक्कन में आया, जिसको दक्कन कहते थे पहले। और वहाँ उसने औरंगाबाद से अपनी पूरी गतिविधियां चालू की और अपने राज्य को पूरे दक्षिण भारत के कोने तक ले गया। थोड़ा भाग बच गया होगा पर उसका राज्य सभी मुगल राजाओं में सभी से बड़ा था। तीसरी बात देखिए, उसने जैसे कहते हैं कि कई मंदिरों को तोड़ा, तो मैं खुद होके बता दूं कि डेफिनेटली उसने 12 से 15 मंदिर तोड़े। पर मंदिर तोड़े जाने का जो कारण था वो धर्म नहीं था। कारण क्या था कि औरंगजेब से बगावत करने वाले कुछ लोग मंदिर में जाके छुप गए। क्या करेगा औरंगजेब? बिल्कुल। इसी मंदिर में अनैतिक काम हो रहा है, इमोरल एक्ट हो रहा है। हुँ। जैसे आसाराम, राम रहीम इंसान वगैरह लोग हैं, जी। तो वहां भी ऐसे जैसे अभी काशी विश्वनाथ मंदिर का चल रहा है, तो उसमें डॉक्टर पट्टाभी सिद्ध रमैया की किताब है।
फेदर्स एंड स्टोन। फेदर्स एंड स्टोन में डॉक्टर पट्टा भी इसी समय रखते हैं कि काशी में एक महंत था जो कुछ अनैतिक काम कर रहा था, इसलिए हिंदू राजाओं ने उसकी शिकायत की और उसकी शिकायत पे उस मंदिर को ध्वस्त किया गया। ऐसे दूसरे कई जगह पे और कारण होंगे। अब जब एक बात ये है, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ था, मंदिर तोड़ने वाला था, तो दूसरा सवाल ये आता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को दान क्यों दिया। अब ये हवाला जो मैं दे रहा हूँ, फरमान जी ऑफ किंग औरंगजेब नाम की एक किताब है डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे आज़ादी के आंदोलन के बड़े लीडर थे, इतिहासकार थे, और उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पास, दूसरों के पास जाके उनके पास जो औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान थे उनको जमा किया, और वो खुद हैरत में रहे। औरंगजेब ने इतने मंदिरों को दान दिया, एक जैन मंदिर को भी दान दिया, किसी को जागीर दी, किसी को आभूषण दिए, किसी को खर्चे के लिए, रख रखाव के लिए पैसे दिए। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जी एक, आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर फेमस है। दूसरा, उज्जैन में महाकाल का मंदिर। तीसरा, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। ये तीनों चीजें मेरे 3 याद है, बाकी और बहुत बड़ी लिस्ट है जो इतिहासकार। 360 मंदिरों का तस्कर आता है, कुछ लोगों ने लिखा भी है कि 360 ऐसे उस 360 मंदिर मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो जरूर होंगे। 100 के आसपास। जी और अच्छा फिर आगे। तीसरा देखिए, जी आपके आने के एक पैर और बात बता दूं कि और भारत की जो इकोनॉमी थी, जी भारत की अर्थव्यवस्था, वो दुनिया में 24% पे थे, चौथे नंबर, सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन गई थी, और दुनिया का 24% भाग यहाँ था, भारत से आता मतलब था। दुनिया की जीडीपी में 24% भारत के पास था उस वक्त। कंट्रीब्यूशन, इंडिया कंट्रीब्यूशन। उनकी और या दूसरी मजे की बात देखिए, जिन अंग्रेजों के खिलाफ ये सांप्रदायिक लोग चुप्पी साधते हैं, अंग्रेज आए और उनके जाने के समय भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दुनिया में 4% रह गया। औरंगजेब के समय 24% है, अंग्रेजों के जाने के समय 4% है। अंग्रेजों ने भारत को इतना निचोड़ कर इससे यहाँ उसने ये किया। बिल्कुल। अभी मैं सुन रहा था सुधीर चौधरी को, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने 50 साल के दौर में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, और उसमें अक्सरियत मेजोरिटी हिंदुओं की होती थी। अब ये भाई सुधीर चौधरी से पूछना चाहिए कि इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। लोग तो यहाँ तक पहले अफवाह उड़ाते थे कि औरंगजेब रोज 1.25 मन जनेऊ जमा करता था। 1.25 मन जनेऊ, जी एक मन यानी करीब 35 किलो के आसपास होगा। तो 1 किलो में अगर हम 1000 जनेऊ, 1 किलो में 1000 जनेऊ भी गिन ले, तो रोज वो इतने 10-15 हजार लोगों को अगर मारेगा, तो उन 50 साल के शासन के बाद कौन हिंदू बचेगा। जबकि औरंगजेब के जाने के समय भी उतने हिंदू थे जितना उसके आने के समय थे। औरंगजेब ने जो लोगों को मरवाया, वो लड़ाइयों में लोग मरते हैं। लड़ाइयों में कोई लोग एक दूसरे को गुलाब का फूल नहीं देते, एक जी दूसरे के गले नहीं लगते। लड़ाइयों में तो लोग मरते हैं, और वो दोनों राजाओं के कारण मरते हैं, कोई एक राजा के कारण नहीं मरते। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, ये धर्मांतरण से संबंधित सुधीर जी बात कर रहे हैं। धर्मांतरण को देखिए तो औरंगजेब ने आम लोगों को धर्मांतरण करने के लिए कुछ नहीं किया। एक बात और भी जोड़ दूं, जी दुनिया में कोई भी राजा धर्मांतरण का काम नहीं करता। एक सम्राट अशोक ने किया, तो किसी वक्त किसी ने नहीं किया। ठीक है। औरंगजेब का जो धर्मांतरण का मुद्दा था, वो अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ था। राजनीतिक विरोधी उसको हराया है औरंगजेब ने, जैसे संभाजी को जी हराया, तो उसने कहा कि भाई तुम मुसलमान बन जाओ, और उसके सिवा कोई मामला था भी नहीं। तो ये इसको जनरलाइज कर दिया गया कि औरंगजेब सबको मरवाता रहा, साल में 10,000, 1 लाख लोगों को मरवाता था। ये सब बने बनाए फिगर्स हैं, इसका कोई ऐतिहासिक सोर्स नहीं है। ये तो नफरत फैलाने के लिए नहीं, उसको किसी अगर राजा ने। साल में 1 लाख को मारा जाए तो उस वक्त में टोटल आबादी 140 मिलियन थी, और उस वक्त आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा भारत का हिस्सा था, तो फिर बचे कहाँ से ये। 50 लाख लोग तो इसी में चले जाएंगे, तो उनकी आबादी तो आधी हो जाएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और सुधीर जी से पूछना चाहिए, औरंगजेब जब आया था कितनी आबादी थी, जब उसने छोड़ा तब कितनी आबादी थी।
वैसे औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि जैसा आपने भी तज़किरा किया कि सबसे ज़्यादा जो राजपूत या हिंदू उनके ही दरबारी थे, उनके जो सबसे नज़दीकी या उस वक़्त मुसाहिब कहा जाता है, वो उनके हिंदू लोग थे, उनके ज़रिए पूरा काम उनका चलता था। तो जी। अचानक से ये तब्दीली के सिर्फ़ उनके ऊपर बात करना, उनके साथ जो लोग थे, उनके बारे में कोई गुफ्तगू ना करना, तारीख़ को अचानक ऐसा कैसे बदल दिया गया? देखिए, पहले तो मैं कुछ नाम गिना दूँ। जी, अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह। जी, फिर औरंगज़ेब ने भेजा राजा जय सिंह को, एक दूसरे राजा जसवंत सिंह भी उनके साथ थे। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा, औरंगज़ेब के जो खजांची थे, वो थे राजा रघुनाथ। राजा रघुनाथ जो टोडरमल के पोते थे, टोडरमल अकबर के दरबार में थे। ये जो सांप्रदायिक इतिहासकार हैं, इसको ये चुनिंदा तरीके से कुछ चीज़ों को पकड़ते हैं और जो उसकी दूसरा साइड होता है, उसको छुपा देते हैं। संभाजी महाराज के बारे में भी आज यही विवाद चल रहा है कि औरंगज़ेब ने उसको मरवाया। अगर औरंगज़ेब को धर्मांतरण नहीं करना था, तो उसके दरबार में जो इतने ऑफिसर्स थे, उनका धर्मांतरण क्यों नहीं किया? आम बिल्कुल। लोगों का वाजिब धर्मांतरण क्यों सवाल है नहीं ये। किया? तो ये तो एक बनी बनाई चीज़ है। वो केवल मंदिर ही तोड़ता था, तो मंदिरों को दान क्यों दिया भैया? फिर वो अवाम पर दबाव बनाते, उनके पास फ़ौज थी, आर्मी थी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भी उनके पास थी, जीडीपी थी, वो अवाम पर दबाव बनाते कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करे। उन्होंने नहीं किया, इस्लाम को अच्छा, बढ़ाने के लिए औरंगज़ेब कुछ पर नहीं ये किया। भी इल्ज़ाम लगता है डॉक्टर पुनियानी जी कि उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद की तामीर करवाई और बहुत सारी मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर मतलब उन्होंने मंदिरों को मुनहदिम किया, वहाँ पर मस्जिद की तामीर करवाई। ये हर जगह सच नहीं है। कहीं-कहीं है मस्जिदें बनी हुई, पर ये हर जी, जगह सच नहीं है। और उसके कारण एक थे कि लोगों के लिए वो जगह एक पूजा का स्थान था, आने का स्थान था। तो हिंदू भी आ सके, मुसलमान भी आ सके। हिंदू मंदिर है, बाजू में मस्जिद बना दी कि एक ही एरिया में धार्मिक आस्था वाले लोग अपने साथ आ सकें। कोई ऐसे उसने मस्जिदों का कोई सिलसिला नहीं लगाया हर जगह, और सब मंदिर को उसने खराब नष्ट नहीं किया। अब लोग कुछ भी बोले, पर औरंगज़ेब के जाते समय भी उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में बहुत-बहुत बड़े मंदिर थे। दक्षिण भारत में उसने राज किया, वहाँ कौन से मंदिर तोड़े उसने? तो मंदिर तोड़ना कई बार सत्ता का प्रतीक था। जीता हुआ राजा, हारे हुए राजा का जो सत्ता का प्रतीक मंदिर है, उसको भी तोड़ता था। पर इसलिए नहीं कि वो धर्म का है, इसलिए कि वो एक राजा से जुड़ा हुआ है, जिसको मैंने हराया है। जीतने वाला राजा ऐसा बोलेगा, वो उसके हिसाब से वो तोड़ते थे। और मस्जिदों की तामीर हर जगह नहीं की गई, कहीं-कहीं की गई होगी। अच्छा, औरंगज़ेब पर एक और इल्ज़ाम है कि उन्होंने जिज़िया टैक्स लगाया था हिंदुओं पर और बड़ी उस पर बहस होती है। क्या हालात थे? क्या तारीख़ी सच्चाई है इसकी? तारीख की सच्चाई ये है कि उसने जज़िया कर लगाया। अब उसने 49 साल राज किया। राज के पहले 27 साल में उसने जज़िया कर नहीं लगाया। आखिर 22 सालों में उसने लगाया। लोगों को लगता है जज़िया कर इसलिए लगाया कि लोग टैक्स से बचने के लिए मुसलमान बन जाएँ, पर वो लॉजिक गलत है। क्योंकि जज़िया आप देते हैं 1.25% और अगर आप मुसलमान हैं तो आप देते हैं 2.5%। तो आप 1.25% से बचने के लिए 2.5% देने वाले नहीं है। और राजा लोग तो अलग-अलग प्रकार का टैक्स लगाते थे। आज भी देखिए, सरकार को जब मर्ज़ी आई तो आपके खाने-पीने पे लगा दिया टैक्स, दूसरी चीज़ों पे लगा दिया। तो ये तो राजा लोग टैक्स लगाते थे, उसको उसमें कोई धर्म के आधार पे दुश्मनी नहीं थी। मामला ये था कि वो दक्षिण भारत में जब वो आया, तो फ़ौज पे ज़्यादा खर्चा होने लग गया, खजाना थोड़ा खाली होने लग गया। इसीलिए उसने वो बार शासन के इतने साल बाद उसने वो टैक्स लगाया। मतलब इसको इस तरह समझा जाए कि जो मुसलमान हैं वो तो ज़कात अदा कर रहे थे, जो नॉन मुस्लिम रियायत थी, जो हिंदू थी, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। उनको लगा खज़ाने को ज़रूरत है तो उन पर भी एक टैक्स लगाया जाए और जिज़िया में करेक्ट, ज़कात के मुकाबले में उनको कम ही देना पड़ रहा है। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, चीज़ों को एक्सप्लेन इस तरह किया जाता है कि गलत अंदाज़ में और उसका एक वो इश्यू बन जाता है। हुँ। अच्छा, औरंगज़ेब आलमगीर को लेकर के एक और कंट्रोवर्सी है गुरु तेग बहादुर सिंह के हवाले से या सिखों को लेकर के कि वो सिखों के भी खिलाफ थे, सिखों के सरबराह को उन्होंने कत्ल किया। वो क्या मामला था? देखिए, सिखों का मामला भी ऐसा ही है कि सिख पहले धर्म के रूप में ऊपर आया,
बाद में सिख गुरुओं ने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। और इसका वर्णन आपको कम मिलेगा कि सिख गुरुओं की कुछ लड़ाइयां हिंदू राजाओं के साथ भी हुई। तो ये जो सिख गुरु और औरंगजेब के बीच में सत्ता संघर्ष हुआ, उसमें उन्होंने सिख गुरुओं पे जो किया वो मेरे ख्याल से गलत था। वो गलत था, पर उसके पीछे में कोई कारण नहीं था कि वो सिख धर्म को खत्म करना चाहते थे। उसके उलट देखिए तो सिख धर्म का उदय और विकास ये मुगल पीरियड में ही हुआ। भक्ति जी। परंपरा का उदय विकास ये मुगल पीरियड में ही हुआ। तो ये देखिए कि ये धर्म का मामला नहीं था, ये कुछ राजनीतिक समीकरण थे जिसके कारण ये चीजें होती थी। मैंने भी कहीं पढ़ा कि वो उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे, साजिशें, तो उसकी वजह से उन्होंने ये सारी कार्रवाइयां की, एक्शन लिया उन्होंने। वो एक था ये मेरे ख्याल से जो कौन था, एक बागी राजकुमार था, जी। खुर्रम या ऐसा कुछ तो भी नाम है। जी। सिख गुरुओं ने उसकी मदद की। इसके जवाब में उन पे इस प्रकार के अत्याचार हुए और उसका कोई खास कारण नहीं था। अच्छा, इक़्तिदार के लिए, सत्ता के लिए औरंगज़ेब ने अपने वालिद को कैद में रखा, अपने भाई दारा शिको मुराद को कत्ल भी किया। तो क्या सिर्फ़ औरंगज़ेब ने तारीख़ में ऐसा किया या और भी राजाओं ने इंडिया में, भारत के इतिहास में ऐसा किया है? ये भी चुनिंदा इतिहास है, चुनिंदा यानी सेलेक्ट करके बताया हुआ। जी। अब आप बताइए, अशोक सम्राट बना, बाद में हुँ। बुद्ध धर्म स्वीकार किया, जी। उसने अपने कितने भाइयों को मरवाया सत्ता के लिए। तो 99 राज, का ज़िक्र है। हाँ ठीक है। तो होता ये है, राज परिवारों में राजा जो रहता है उसका भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहता है। और ये बात आप नेपाल में देखिए। नेपाल का अगर आपको याद है, राजा ज्ञानेंद्र जी। ने अपने पूरे भाई का राम नाम सत्याग्रह कर दिया और सत्ता पे आ गया। और एक समय उस समय बात था, या तख्त या ताबूत। जो राजकुमारों की एम्बिशन होती थी, जो ईगो होती थी, वो बहुत बड़ी होती थी। अरे मैं तो अभी तक राजकुमार हूँ, मैं नवाब कब बनूंगा, मैं राजा कब बनूंगा। ये हिंदू राजघरानों में भी होता था और ये मुसलमान राजघरानों में भी होता था। औरंगजेब उसका एक उदाहरण करके लिया जाता है, और जबकि राजा ज्ञानेंद्र तो अपना लेटेस्ट है। ये तो मध्ययुगीन काल की बात है। आज की बात देखिए, राजा ज्ञानेंद्र से बड़ा आपको उदाहरण क्या मिलेगा कि उसने केवल अपने भाई को नहीं, भाई के पूरे परिवार का राम नाम सत्याग्रह कर दिया। तो सत्ता के लिए राज परिवार के अंदर संघर्ष ये लाजमी थे। और उसी ज़माने में वहाँ की ओटोमन एम्पायर की भी मिसाल मौजूद है। खिलाफत उस्मानिया में तो एक खलीफा ने बाज़ाब्ता उसूल बना दिया सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए कि जो भाई खलीफा बनेगा तो तमाम भाइयों को कत्ल कर दिया जाएगा, ताकि सल्तनत मजबूत रहे, खिलाफत मजबूत रहे, कोई एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर मजीद उसमें तफरका ना डालने की कोशिश करे। तो क्या इंडिया में जो दूसरे राजा बने, जैसे एक अशोक सम्राट की आपने मिसाल पेश की, और भी कुछ ऐसे राजा है क्या जिन्होंने इसी तरह कत्ल किया अपने फैमिली मेंबर्स का? देखिए, उसका तो ऐसा ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो रही है वो ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ज़्यादा डेवलप की गई है। तो हिंदू राजाओं में और ज़्यादा तो मुझे तो पता नहीं, पर ऐसा एक कहावत थी कि राजा का भाई एक सांप की तरह होता है, उसको खत्म ना किया जाए तो वो आपको डस लेगा। तो ये एक कहावत जो लागू जी, थी कहावत उस, है। हाँ, तो ये ज़्यादातर ज़्यादातर राजाओं पर ज़्यादातर राजाओं पे लागू होती थी। मुसलमानों में भी यही था, हिंदुओं में भी ये था। ये भी सत्ता के परे की चीज़ है, ये धर्म की जी। बात नहीं है, ये हाँ, सत्ता के बिल्कुल लिए है, सही के लिए है। सत्ता के लिए होता है। अच्छा, औरंगज़ेब आलमगीर जिस तरह दक्कन में लंबे अरसे तक रहे, तो ऐसे क्या हम्म। हालात थे कि औरंगज़ेब आलमगीर ने दिल्ली को छोड़ दिया, आगरा को छोड़ दिया, औरंगाबाद में जाकर के उन्होंने पनाह ली और लंबे अरसे तक वहाँ रहे, उधर ही उनकी मौत होती है। तो क्या हालात थे उस वक़्त के उधर के? देखिए, हालात तो यही थी कि औरंगजेब को काफी बड़ी एम्बिशन थी। हुँ, और ये देखिए कि राज्य विस्तार की एम्बिशन सभी को होती है, जिसे हो नहीं पाता। जी। औरंगजेब का समीकरण सब तो काफी वो चालाक था, काफी समझदार था। ये इस बात में तो कोई शक नहीं है। नहीं तो आप बताइए, उन 50 साल तक राज कैसा करेगा, इतने हिंदू ऑफिसर्स को साथ में लेकर कैसे चलेगा। तो ये राजाओं की स्वाभाविक इच्छा होती है। और औरंगजेब के बाद तो फिर मराठा लोगों ने पूरे ज्यादातर भारत पे राज किया। जी। तो उत्तर से दक्षिण जाना वो एक राजा की स्वाभाविक इच्छा का परिणाम था।
जब हुमायूं आया तो हुमायूं का राज्य तो एक छोटा सा था, हुमायूं का राज्य छोटा सा था। उसके बिल्कुल बाद कम। जहांगीर ने और बढ़ाया, शाहजहां ने और बढ़ाया, और सबसे ज्यादा जो बढ़ाया वो तो औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब की क्या कमी थी कि औरंगजेब के दौर में तो उनका राज बहुत बड़ा रहा, हिंदुस्तान इतना बड़ा, लेकिन औरंगजेब की वफात के बाद ही मुगल एम्पायर का जवाल शुरू हो गया। उनके औलादों में भी कोई ऐसा नहीं बचा जो उनकी सल्तनत को बचा सके। इसमें मेरे ख्याल से दो चीजें लगती हैं। एक तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ओवर स्ट्रेच, औरंगजेब ने अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही खींच लिया दक्षिण के आने तक। उतना उसके पास जो संपत्ति और साधन मेरे ख्याल से नहीं थे, इसलिए उनके बाद वो टूटने लग गए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई औरंगजेब थोड़ा सा सेक्टेरियन था, और वो जैसे अकबर ने जो परंपरा डाली थी सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव, सुलह कुल और ये चीजें, औरंगजेब उसके खिलाफ एक सुन्नी था। वो अपनी सुन्नी इसमें ही काम करता था। तो ये एक कारण हो सकता है कि बाकी, वैसे तो उसने बहुत सारे हिंदू राजाओं को मिलाया, पर बाद में उसकी शायद ऐसी नीतियां कमजोर हो गई होंगी, इतने बड़े राज्य को संभाल पाना वो उसके उत्तराधिकारियों के लिए संभव नहीं था। अच्छा, औरंगजेब के बारे में भी कहा जाता है कि वो बड़े कट्टर मुसलमान थे, सख्त गिर थे। म्यूजिक को उन्होंने बंद कर दिया, दरबार में जो नाचने का गाने का सिलसिला था उस पर बैन लगा दिया। कि उसको आप किस तरह देखते हैं तारीख के हवाले से? देखिए, मुझे इसमें दो तीन चीजें अभी अभी पता चला है कि वो म्यूजिक के कोई खिलाफ नहीं थे। उसमें पहले एक मजेदार बात बताता हूँ। जी। उनकी जो पहली प्रेमिका थी वो बहुत अच्छी गायक प्रेमिका भी थी और उनकी? हाँ, प्रेमिका हाँ, भी थी उनकी? हाँ, प्रेमिका भी थी। तो यानी ऐसा कोई इतना ये पत्थर दिल नहीं थे। प्रेमिका थी, और उससे वो शादी करना चाहते थे, पर तो उनके रोमांस के 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। और वो एक वाद्य बहुत अच्छे, सितार बहुत अच्छा बजाते थे, औरंगजेब खुद। अब ये पता नहीं कहाँ से आ गया कि वो म्यूजिक के खिलाफ थे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसके उनके जलसों में कई बार म्यूजिक और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। इसका तो पूरा पूरा सबूत है, जो उस समय की किताबें हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उस समय, उन्होंने जो अकाउंट छोड़े हैं, उसमें सब उल्लेख है कि राजा अपने जश्न में संगीत का आयोजन कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब चीजें उसमें दी। बिल्कुल। अच्छा, औरंगज़ेब के ज़माने में जैसा कि आपने कहा कि 24% वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान का, तो उनके दौर में ऐसी क्या तिजारत होती थी? क्या ट्रेड का सिस्टम था? कितना आगे पहुँच गया भारत? देखिए, उस समय जो भारत का ट्रेड वैसे ही काफी उसकी स्ट्रांग जड़ें हैं। आप हमारे मसाले ले लीजिए, केले ले लीजिए, और उस समय तक जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री के रूप में नहीं थी, वो ये इसके रूप में थी, हाथ करघा और दूसरा। तो ये चीजें यहाँ की बहुत विकसित थी। यहाँ के कारीगर, यहाँ के प्राकृतिक साधन, ये बहुत ज्यादा थे, और यहाँ का व्यापार बहुत फलता फूलता था। और शुरू में क्या था कि पहले ये था कि भाई कई ब्राह्मणों ने रोक लगा रखी थी कि आप समुद्र पार नहीं जा सकते, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो औरंगजेब के आते आते तक वो बात भी ढीली हो गई। भारतीय लोग, यानी हिंदू और दूसरे लोग भी बाहर जाके व्यापार करने लग गए। और वो व्यापार, भारत का तो स्वाभाविक है, इतना बड़ा एरिया है, इतना नैसर्गिक हमारी हम धनी है नैसर्गिक रूप से, और हमारे के यहाँ के कारीगर इतने अच्छे हैं कि जो बहुत सारी चीजों को अच्छे तरह से तराशते थे। राम पुनियानी साहब, मैं चाहूँगा कि ज़रा-सा बताएँ कि औरंगज़ेब के दौर में जो पूरा हिंदुस्तान था, तो वो कौन-कौन सा एरिया था, जो आज अलग-अलग मुल्कों में है? जी, जी, जी। देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा, हुँ। जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। उत्तर भारत में कश्मीर का थोड़ा सा ऊपर का एरिया छोड़ा तो पूरा कश्मीर, और इधर जी, आसाम तक वो गए थे। और जी। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु का थोड़ा सा भाग छोड़कर पूरी सत्ता उनकी थी। तो ये पूरा जो आप नक्शा निकालेंगे, ये गूगल मैप में मिल जाएगा, जी, इंडियाज जी। मैप औरंगजेब रेन। तो आपको मिल जाएगा कि छोटी जगहें बची हुई थी, बाकी पूरी जगह पे औरंगजेब का राज्य फैल गया था।
अंग्रेज औरंगजेब से पहले इंडिया में आ चुके थे ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी को लेकर के। तो औरंगजेब के ज़माने में भी क्या उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी है शुरू कर दी थी, जंग, भारत पर कब्जा करने की प्लानिंग, या खामोश थे उस दौर में? नहीं, उस समय उनका ज्यादा फोकस व्यापार पे था, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं थी, और जी। उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं थी, तो इसलिए ज्यादातर वो राजाओं से परमिशन लेके बंदरगाह की परमिशन लिया, सामान मंगाया, बंदरगाह की परमिशन लेकर यहाँ से सामान बाहर पे गया। तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ज्यादा फोकस था वो व्यापार पे ही था। तो उस समय, इस समय जो राज हथियाने की जो बात थी वो उस समय तक नहीं आई थी। औरंगजेब के बाद थोड़े समय बाद फिर मराठा राज्य, लोगों का राज्य बहुत फैल गया, और उसके बाद अंग्रेज जब आए तो उन्होंने जगह जगह फूट डालो, राज करो, इस राजा से संधि करो, उसको हराओ, ऐसा करके अपना, उनकी टेक्नोलॉजी भी ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा मतलब एडवांस थी, वॉर टेक्नोलॉजी। जी। ये देखिए, वॉर में क्या होता है, युद्ध में, एक तो आपके पास मैन पावर कितना है, और दूसरा जी। आपके पास हथियार क्या है। तो अंग्रेज जो आए, उनके हथियार यहाँ के इससे सुपीरियर थे, चालाक ज्यादा थे वो इसमें। तो उसमें उनकी नीतियां क्या रहती थी, तब तक तो पूरे भारत का कोई एक सम्राट था नहीं, मुगल राज्य बिखर गया, मराठों का काफी कुछ था, पर फिर भी उनके अंदर अलग अलग लोग थे। तो एक राजा से वो संधि करते थे दूसरे को हराने के लिए, फिर उससे उसको उसको अपनी तरफ जोड़ के आगे चलते थे। तो मराठों ने अंग्रेजों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की? अब कोशिश तो की होगी, मराठों ने की होगी, क्योंकि उस समय तक भी जैसे पानीपत की लड़ाई में अफगानिस्तान के और सेंट्रल एशिया के दूसरे राजा भी आते थे, पर वो इतनी एडिक्वेट नहीं थी कि जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। और दूसरी बात आपको बताऊं, मराठों जी। का भी साम्राज्य बाद में बिखर रहा था, वो पूरा परमानेंट ऐसा नहीं रहा। जैसे औरंगजेब का 50 साल है, ऐसा नहीं कह सकते कि मराठाओं का उतना लंबा था। मराठाओं का शॉर्ट पीरियड में काफी दूर दूर तक फैला, बाद में राज्य बिखरते गए। छोटी रियासतों को कब्जा करना अंग्रेजों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक दो आखिरी सवाल बच गए हैं। अभी जो फ़िल्म आई है छावा, आपने देखा है, इसमें ऐसा क्या बताया गया है? देखिए, मैं जानबूझकर नहीं देखा, क्योंकि मुझसे इतनी हिंसा और नफरत सही नहीं जाती। और जो मैंने इसके बारे में सुना है, पहली बात आपको बता दूं, ये जी। फिल्म कोई ऐतिहासिक फिल्म नहीं है। ये शिवाजी सावंत के उपन्यास के नाम पर बनी हुई है, नंबर एक। जी। नंबर दो, इसमें जो फोकस किया गया है कि औरंगजेब को खराब बताना, संभाजी कितने बहादुर थे और उनको कितनी पीड़ा दी गई, ये दो चीजों पर फोकस फिल्म करती है। फिल्म का मतलब क्या होना चाहिए, नंबर एक, आप पूरी सच्चाई बताइए, पूरा चित्र बताइए। चित्र के एक भाग को बताएंगे तो गलत होगा। संभाजी और औरंगजेब के पूरे संबंधों को बताइए, कैसे संभाजी और औरंगजेब के दोस्ती भी थी कई समय तक। संभाजी महाराज उनके 7 हजारी के मनसबदार भी थे, और फिर बाद में जो लड़ाई हुई तो वो सत्ता के लिए हुई। और आज मैंने सुना है, उसका पक्का नहीं पता, कि औरंगजेब की तरफ से संभाजी महाराज से लड़ने के लिए जो आए थे, वो कोई उदय उदय नाम के कोई एक राजपूत अ, बड़े सेनापति थे जो वहां आए थे। तो ये इतिहास की गुत्थियों को फिल्म इस प्रकार से लेती नहीं है। आज की राजनीति का प्रतिबिंब ये दिखाती है। आज की राजनीति को मुसलमानों को बदनाम करना है, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के उसमें पहले बाबर को चुना, बाबर का काम हो गया, बाबरी मस्जिद ढह गई, अभी उसके जी। बाद औरंगजेब को सिलेक्ट कर लिया गया उस पोस्ट के लिए। तो उसके खिलाफ जितनी नफरत फैलाओ, फैलाते जाओ। बिल्कुल, अब अबू आसिम आज़मी को बजट सेशन से सस्पेंड कर दिया असेंबली से, इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि जो फ़िल्म बनाई गई है उसमें झूठा इतिहास है। मीडिया वाले कह रहे हैं कि औरंगज़ेब क्रूर शासक था, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि वो ज़ालिम बादशाह था। इसके खिलाफ इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। पहली बात तो आपको बता दूं कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं या जी। मेकर, उन्होंने ऑलरेडी माफी मांग ली कि फिल्म में गलतियां हैं। उन पर शिर्के परिवार ने दावा ठोका, तो उन्होंने कहा भाई हाँ मेरी गलती हो गई। तो फिल्म मैंने इतनी एक्यूरेट आधार पे नहीं बनी। और दूसरा, जैसे मेरी आलोचना ऐसी फिल्मों के बारे में है कि आप केवल क्रूरता दिखाते हो। तो मेरे को बताइए आप, कि जी। कौन से युद्ध में क्रूरता नहीं होती। युद्ध कभी दोस्ती से होता है क्या, कि बिल्कुल नहीं। एक राजा मेरे पे आक्रमण कर रहा है और मेरे को गुलाब का फूल दे रहा है कि आपका राज्य मुझे दे दो, ऐसा होता है कभी?
वो तो दोनों राजा अपने ईगो में रहेंगे, मेरे को अपने राज्य का विस्तार करना है, तेरे को अपने राज्य का विस्तार करना है, हाँ, देख देख लेते हैं कौन जीतता है। तो युद्ध की, राजाओं की क्रूरता के किस्से न ही कहे जाएं तो अच्छा है, और उसको ये क्रॉनिकल भी न किया जाए तो अच्छा है। और हर सिर्फ दौर एक में है, रहे। मुस, खुद मुस्लिम राजाओं ने आपस में जितनी जंगें की हैं एक दूसरे के खिलाफ, तारीख उससे भरी पड़ी है, या खुद हिंदू राजाओं ने आपस में जितनी जंगें लड़ी है, तो जंग में तो कभी मजहब आया ही नहीं, सबके सामने रहता था अपने इक़्तिदार का फैलाव, अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाना, उसका विस्तार, ये हमेशा रहा है तमाम जंगों में। अब आप देखिए कलिंगा कलिंगा की लड़ाई में जी, अशोक ने कितना किया था, कितने लोग मारे गए। वो कोई प्रेम मोहब्बत से मारे गए थे क्या? क्रूरता तो बिल्कुल। होगी, इसलिए मारे गए। तो किसी राजा को क्रूर कहना तो ऐसा है कि भाई राजा राज्य करता है, उतना सरल वाक्य है, राजा क्रूर है। अब आप देखिए शिवाजी महाराज की लड़ाई में वो दुश्मनों के साथ ऐसा प्यार मोहब्बत से काम करते होंगे, या उनको भी कुछ हमला करना पड़ता होगा, हिंसा करनी पड़ती होगी। अब वो हिंसा में आप कितना नमक मिर्च मसाला लगा के दिखाएं, वो फिल्म मेकर पर है, उपन्यासकारों पर है, ये बात है। जी, बिल्कुल, तारीख के ज़रिए लगातार गलत चीज़ों को पेश करना, जो सच्चाई के खिलाफ जाना। नहीं, अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने हुकूमत की, उनका मुकाबला नहीं कर सके, तो आज की जो मुसलमान जनरेशन है, उससे मुकाबला करना या उनको सज़ा देना कि हमारी हुकूमत है तो औरंगज़ेब का हम बदला ले रहे हैं इससे, क्या यही थ्योरी नहीं बन गई है अब, जो कुछ हो रहा? यही थ्योरी बन गई, यही थ्योरी बन गई है जो पूरी तौर से गलत है। अब पुराने राजाओं ने जो अत्याचार किए उसके लिए आज कोई जिम्मेदार नहीं है, ना हिंदू जिम्मेदार है ना मुसलमान जिम्मेदार है। पुष्यमित्र सिंह शुंग ने इतने बौद्ध लोगों को मारा, तो उसके लिए क्या आज बदला ले सकते हैं क्या हम? वो ब्राह्मण राजा था। तो औरंगजेब ने जो किया अपनी सत्ता के लिए किया, और उसके लिए उसके बारे में बदला लेने की बात करना, और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व औरंगजेब कैसे करता है? और, और तीसरी बात देखिए, राजाशाही और डेमोक्रेसी, इसकी इसके जो मानदंड रहते हैं, इसके जो मूल्य रहते हैं, एकदम अलग रहते हैं, वो एक है ही नहीं। आज के मानदंड से हम राजाओं को नहीं देख सकते। आज हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो आज के मानदंड पे हम राजाओं को कैसे तोल सकते हैं? और उनके मूल्यांकन से आज के समाज में एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये तो मेरे ख्याल से एक पूरा पूरा राजनीतिक चाल है कुछ लोगों की। अच्छा, मुगल एम्पायर को और ब्रिटिश एम्पायर को भी एक साथ जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि जिस तरह अंग्रेज बाहर से आए, लूट कर ले गए, अब यही टर्म मुगल एम्पायर के लिए भी चल पड़ा है कि मुगल बाहर से आए, इन्होंने हिंदुस्तान को लूटा और कंगाल बना दिया। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। जो बाबर से लेके औरंगजेब तक थे, या उसके बाद भी रहे हों, वो यहाँ की संपत्ति तो कोई बाहर नहीं ले गए। फर्क देखिए, उनको कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा था कि आप ये करो वो करो। और अंग्रेजों का क्या है, कंट्रोल कहाँ था? लंदन में। यहाँ की संपत्ति लूट के कहाँ ले गए? इंग्लैंड। दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। और मुगल पीरियड जो था वो राजाशाही का था, ब्रिटिश ने लाए वो उपनिवेशवाद का था। उपनिवेशवाद यानी पूरा देश एक बाहरी सत्ता का गुलाम है, और मुगल राजा तो यहीं के होके रह गए, यहीं जिए, यहीं मिले, यहीं यहीं की मिट्टी में खाक हो गए। बाबर को छोड़ के बाकी सबकी कब्रें यहीं मौजूद हैं। बल्कि तो इन दोनों, कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी, मतलब तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि किसी मुल्क को एक कंपनी अपना गुलाम बना ले, कंपनी रूल करे। करेक्ट। और बाद में फिर ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, जी, बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार ने टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल, 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थे वो पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिए। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पुनियानी साहब, आपने औरंगज़ेब आलमगीर और उनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर तफ़सील से बातचीत की। उम्मीद है हमारे ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, हमारी मालूमात में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा भी होगा, और आइंदा भी आप इसी तरह हमें टाइम देंगे ताकि जो तारीख़ी सच्चाई है, जो हकीकत है, वो दुनिया तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं
सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।